अगर आप ये इस बात में आ जाएंगी, जो मैंने कहा ना, क्लिनिकल मैनेजमेंट में ये पॉसिबल है कि आप 3 महीने बाद मरीज को बुला लो फिर देख लो। तो लेकिन इम्तिहान में तो 3 महीने है नहीं है बाबा। तो इसलिए इसमें हम आप कहेंगे जी नहीं जी मैं तो पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा सीएस सर्विक्स मस्ट बी रूल आउट, इस पे रखेंगी, आप फेल नहीं होंगी बाबा। ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर के साथ आप इत्तेफाक ये कर सकती हैं कि मैडम इफ द पेशेंट इज नॉट विलिंग और मेडिकली अनफिट और वगैरह इस तरह की बातें, देन बिकॉज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की मैंने बोला ना कि इसकी तो मैंने डीएनसी की बोला, सेंसिटिविटी जो है ब्लाइंड डीएनसी की 75% है। अल्ट्रासाउंड की तो बिल्कुल ही कार्सिनोमा के लिए सेंसिटिविटी इतनी हाई नहीं है। तो इसलिए आप फोकस रखिए अपने आप कि जी मैं तो इसको रूल आउट करूंगी। बहुत मैं वो सिचुएशन आपको इम्तिहान इस सेशन में नहीं लाना चाहता। वो कहे जी इसने HRT दी थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट दिया था, और उसका विड्रॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने कहना है जी पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग, ये 2 बातें मैंने रूल आउट करनी है। बस इस पे फोकस रखेंगी, आप फेल नहीं होंगी। लेकिन थोड़ा सा इससे हटे, यू आर वल्नरेबल, यू आर वल्नरेबल। चले आगे पूछिए कुछ। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हम जब कोई भी पेशेंट इधर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी चाहे क्रॉनिक हो या जीडीएम हो, हाँ जब पेशेंट लेबर में जाए या हम उसका इलेक्टिव सेक्शन या इंडक्शन करें, तो उसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम ये क्या प्री प्रोसीजर हमें कराने हैं और ड्यूरिंग लेबर मॉनिटर करने हैं? अच्छी बात, गुड। जो भी चाहे ये किसी तरह की डायबिटीज है, जैसे आपने कहा जीडीएम है, क्रोनिक डायबिटीज है, चाहे वो ग्लूकोफेज पे ओरल पे कंट्रोल्ड है, चाहे इंसुलिन पे कंट्रोल्ड है, आपने सिचुएशन बताई है कि पेशेंट गोज इनटू लेबर और वी प्लान एन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, फिर उसकी उस प्रोसीजर में हम डायबिटीज का क्या ख्याल करेंगे। आपका बिल्कुल अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। आप इम्तिहान में कहेंगे जी मैं उसकी स्लाइडिंग स्केल पे शुगर मॉनिटर करूंगी। इलेक्ट्रोलाइट तो आप सब प्री ऑप करवा लीजिए, तो पोटासियम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो तो लाइकली है कि इन पेशेंट में वो ठीक ही होंगे, क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल है तो पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करो फिर प्रोसीजर की तरफ जाओ। तो ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन और ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी मैं उसकी स्लाइडिंग स्केल पे शुगर रेगुलेट करूंगी। ये है अल्फाज जो आप बोलेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी कि जी रिपीटेडली उसका ब्लड शुगर टेस्ट होगा और उसके मुताबिक अगर जरूरत होगी इफ नीड भी हम उसको इंसुलिन दे देंगे, और जो ही प्रोसीजर खत्म होगा वो ओरिजिनल जो मैनेजमेंट है उस पर हम वापस आ जाएंगे। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। डज इट आंसर योर क्वेरी और कुछ और पूछना चाहती यस हैं? सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल हाँ पूछना आप है। एक मिनट, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है किसी वजह से, गायनिकोलॉजिकल पेशेंट है, ऑब्स्टेट्रिकल पेशेंट है, ये है वो है, उसके कोई प्रोसीजर करना है, आपने आपने अल्फाज ये बोलने हैं कि प्रीवियस डे में उसके इलेक्ट्रोलाइट्स रीनल फंक्शन टेस्ट ये सारे करवा लूंगी, और ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर चाहे वो सेक्शन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है स्लाइडिंग स्केल पे उसकी शुगर मॉनिटर करूंगी, और जो ही प्रोसीजर खत्म होगा शी विल गो बैक टू ओरिजिनल मैनेजमेंट। उसकी डोज भी कम हो जाएगी क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इंसुलिन की डोज कम हो जाती है। ठीक डॉक्टर है, फिर हम इन्फ्यूजन जो एक हाथ पे इंसुलिन की इन्फ्यूजन चलाते दूसरे हाथ में डेक्सट्रोज चलाते, वो करेंगे या नहीं? नहीं वो आप ब्लड शुगर टेस्ट करवाएंगे जो पेशेंट इंसुलिन पे नहीं है, अनलाइक नहीं कि उसको इंसुलिन की जरूरत होगी। तो लेकिन आपके मैनेजमेंट में ये शामिल होना चाहिए। बस आप ये बोले ना स्लाइडिंग स्केल पे उसकी शुगर को मॉनिटर करूंगी और मैनेज करूंगी, बस। ठीक है, ये आप फिर इस
वो मखमसे से इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाती हैं, फिर आपको सेक्शन की बात पूछेगी, फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी की बात पूछेगी, फिर बेबी की बात पूछेगी, ये डायबिटीज पीछे रह जाएगी। ये अल्फाज अगर आपने बोल दिए। चलें सर मुझे एक सवाल पूछना है सर, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, एक आईयूडी है और एक अलाइव है, मोनोकोरियनिक में सर हम उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल मॉनिटर करते रहेंगे, डायकोरियनिक में नहीं करेंगे, ऐसा कोई है कॉन्सेप्ट? जी वो नहीं, वो मोनोकोरियनिक में ये ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन और जो सर्वाइविंग ट्विन है उसमें एनकेफलोपैथी, ये रिस्क ज्यादा होते हैं बनस्बत डायकोरियनिक। प्लीज आज ये फिर हम इसमें इसकी लंबी बहस में पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने बता दिया मोनोकोरियनिक में हायर रिस्क है, डायकोरियनिक में लेसर रिस्क है। और सर्वाइविंग ट्विन को कैसे मॉनिटर करेंगे और मदर को कैसे करेंगे, ये आप बताइए कि हायर रिस्क एंड लोअर रिस्क, और उसके मुताबिक चलेंगे। अब मेरा ख्याल 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, पहले हम ये प्रेजेंटेशन कर लें जो डॉक्टर सना ने प्रिपेयर की हुई है, और फिर उसके बाद टाइम हुआ तो फिर और सवाल। मैं तो सवालों का जवाब देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बनस्बत रूटीन मैनेजमेंट टाइप, क्योंकि सवालों से आपके जो मिसकंसेप्शंस है या आपका कंफ्यूजन है वो दूर होती है। और मैं तो आदतन इस तरह बताता हूँ कि आपने इम्तिहान में ये फिक्रा बोलना है। इट इज़ लाइक टीचिंग किंडरगार्टन। लेकिन मेरे नज़दीक मेरी उम्र के हिसाब से भी वैसे भी इम्तिहान में जाने की तैयारी जो है आपको मैं तो किंडरगार्टन चिल्ड्रन की तरह से ही करवाता हूँ कि आपने बस, मुझे नहीं पता ये फिक्रा बोलना, ये अल्फाज बोलने, आप उस पर स्टिक कीजिए तो इंशाल्लाह फिर आप यू विल स्टेयर क्लियर ऑफ डिफिकल्टीज। चलें डॉक्टर सना आपने बोलना Yes, है। sir. Okay, sir. My patient Shaila, 33 years of age, wife of Harun, who is 41 years of age. She is educated till inter-class. She is a housewife, resident of Khustar, married for last 80 years. This is the first non-consanguineous marriage of the couple. Gravida 5, para 4+0, with last delivery by cesarean section 1.5 year back. Her last menstrual period was on 24th July 2021. That was 2020. That was regular. That makes her expected date of delivery 31st April 2021. Currently, she has been admitted via OPD 1 day back. A 35 plus 4 weeks of gestational amenorrhea with previous one cesarean section and ultrasound showing anterior low-lying placenta with lower abdominal pain for last 3 weeks. My patient is also known case of hypothyroidism for 1.5 year back. That was diagnosed after the delivery of her last child, and after that she has been prescribed thyroxine 50 milligrams per day, and she has been taking it regularly, following up with the normal thyroid stimulating hormone levels, and she's compliant to that. As this pregnancy was totally unplanned and spontaneous, so she never underwent any preconceptional counseling, never tested her thyroid hormone before that. She confirmed her urinary pregnancy test she confirmed her pregnancy by doing urinary pregnancy test when her 10 days overdue during first week of August, and she got her ultrasound done during third month of gestational amenorrhea in the mid of August that shows the intrauterine alive pregnancy with fetal heart positive. She got herself booked at the clinic over there where her labs, blood pressure test was been done, and her thyroxine dose was increased at the third month of pregnancy from 1 tablet to the 2 tablet, and she was compliant to that, and her symptoms of lassitude, cold intolerance was not present during the first trimester. She never had any nausea, vomiting, no any fever, flu, rashes, no any vaginal bleeding or leaking throughout the first trimester. She started having fetal moving during 7th month of gestational amenorrhea, that she is sure about it, and her ultrasound of 5th month shows the normal fetus with no any congenital anomaly, but the placenta localization was not told to the patient at that time. She was having a fatigueness, lethargy from 7th month of gestational amenorrhea that increased to the extent that she was having palpitation and shortness of breath only on exertion, that was not associated with the chest pain radiating to the left side, no any air hunger on lying down, no any fever
fever, expectoration, and no any periorbital edema. Her hemoglobin was checked and it was found to be decreased, and she was never ever prescribed oral Hematimics. Plus, in fact, she was been told to decrease the meat intake during pregnancy. That is why her diet is deficient of meat. And otherwise, she used to take fresh vegetables. There is no any history of a pica intake, no heavy menstrual bleeding to the patient. My patient also was found to have a raised blood pressure from 7 months of gestation, from 6 months of gestational amenorrhea, and with no sign, with no any complaint of headache, epigastric pain, nausea, vomiting. She was been prescribed a tablet Aldomid once 4 times a day, and she's compliant to that, and every time she get a blood pressure check it is found to be normal, but her 24-hour urinary protein was been never done. For the last 3 months, she was complaining of lower abdominal pain. It was sudden in onset. Initially, it was mild, pricking in nature, but and that occurred only on doing work and relieved by the rest. But for the last 3 weeks, she started feeling that her intensity and duration of the pain has been increased in a way that she feel like a tightening of her abdomen that radiates towards the back and towards the leg, and its intensity frequency been increasing. Like she's getting a pain after every 2 to 3 hours, lasting for 5 to 7 minutes, and there was no any aggravating factor. It was relieved by its own, and this was associated with a normal fetal movement. There's no any bleeding per vaginal trauma or the leaking, and no any urinary problem, except that she has got increased frequency. Otherwise, no nausea, vomiting, no constipation has been told by the patient. For this, she went to the Khuzdar hospital, where she has been evaluated. Her ultrasound was been done and found to have a low-lying anterior placenta. They didn't do the Dopplers to confirm that, so they referred her to the Karachi for further management over here. During her hospital stay, her blood test, urine test was been done. Her ultrasound was been planned on the next day to confirm the morbidly adherent placenta. Her blood products has been arranged, and she was been told for the warning sign and the intervention, but what type of intervention she's not aware of that. But up till now, the patient never had any bleeding episode for that. The patient is gravida 5 para 4+0, with initial 3 deliveries were normal, spontaneous. There was no antenatal, intrapartum, postpartum complication during that. The last delivery was by a cesarean section. The cause was due to the large head of the baby, but the baby, it was an uncomplicated cesarean section. The baby died at the 3rd day of the delivery during the stay in nursery. And her age of menarche was 13. Cycle was regular. There was no any menstrual irregularity, no problem in the coitus. She never had any pap smear done. Couple never practiced any contraception. In herself and her family, there's no history of diabetes, hypertension, no any history is not suggestive of any autoimmune disorder. Thank you very much. And आपने कोई 7-8 मिनट लिए हैं ये हिस्ट्री प्रेजेंट कर, इससे ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हिस्ट्री नहीं हो सकती. आपने सारा सब्जेक्ट पढ़ा, हर एस्पेक्ट इसका कवर किया. बहुत अच्छी हिस्ट्री है. लेकिन फिर भी मेरी आदत है फिर भी कहने की कि कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मैं इस तरह से चाहूँगा. जब आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाए तो आपने हिस्ट्री ले ली, पेशेंट से ये सारे सवाल जो आपने बताए उन सारी की इंफॉर्मेशन होगी. आप पहली बात ये कीजिए कि अपने कागज पे जहाँ पे आप हिस्ट्री लिख रही हैं, राइट साइड पे अपर कॉर्नर में आइडेंटिफाई कीजिए इस पेशेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या. अनफॉर्चुनेटली आज के पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हम उनको 1 2 3 4 5 लिख लेंगे. तो पहली प्रॉब्लम तो इस पेशेंट में ये है कि she is gravida 5 para 4 1 cesarean section, previous cesarean section है. She is multigravida with 1 cesarean section. दूसरी प्रॉब्लम इसकी है कि she is hypothyroid. तीसरी है कि इसको ब्लड प्रेशर भी है. चौथी है कि इसकी हीमोग्लोबिन 8.5 ग्राम है. और उससे अगली है कि पॉसिबली इसका लो लाइंग प्लेसेंटा है और एंटीरियर लो लाइंग प्लेसेंटा, ये अल्फाज थे. अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो 1 2 3 4 5 हमें, आपकी हिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा वेल प्रिपेयर्ड थी, लेकिन
फिर भी आपको एक तरह से समरी बना लेनी चाहिए ताकि ये चीजों को ज्यादा हाईलाइट करें। आप रवानी में सब कुछ सही बोला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो फोकस ऑन टू दिस नहीं थी। मसलन पहली बात, हाइपोथायराइड तो फोकस था कि जी पहले एक गोली लेती थी, फिर एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे 2 गोलियां होगी, तो दैट साउंड गुड। लेकिन हाइपोथायराइड की जो सिम्टोमोलॉजी आपने बोली, वो हॉट हीट एंड कोल्ड का रिस्पॉन्स ये वो हाइपर में ज्यादा होता है, हाइपो में कम होता है, लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूँ लेथार्जी थी उसकी। तो ब्लड प्रेशर भी इंसिडेंटल सा लगता है मुझे इसमें कि वो एल्डोमेट पे कंट्रोल हो गया और अब नॉर्मल है। आपने सही बोला कि उसका प्रोटीन्यूरिया कभी टेस्ट नहीं हुआ फॉर 24 आवर। वेरी वेरी गुड, माशाल्लाह। लेकिन फिर तीसरी जो प्रॉब्लम है, जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी इम्तिहान में, वो है उसका अनीमिया। 8.5 उसकी हीमोग्लोबिन है, उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ? आपने उसको, ये सबके लिए है, एवरी पेशेंट यू विल गेट इन एग्जामिनेशन विल बी एनीमिक, ऑलमोस्ट पक्की बात है। तो उसका अनीमिया जो है उसको थोड़ा सा डायलेट कीजिए वहीं पे, ताकि एग्जामिनर की तसल्ली रहे। मैं इसको इस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि हीमोग्लोबिन 8.5 हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि वो 80 to 90% पेशेंट में वही होता है। लेकिन इम्तिहान में आपने ये थोड़ा सा, उसकी हीमोग्लोबिन 8.5 ग्राम थी, बट नो टेस्ट वर कैरिड आउट टू फाइंड आउट द काइंड और टाइप ऑफ एनीमिया। ये अल्फाज बोलने हैं ताकि एग्जामिनर को पता लगे यू आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि अदर देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दूसरा कोई एनीमिया भी हो सकता है। और फिर उसके मुताबिक जो उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो जो भी था वो, ये मैं चाहता हूं कि आप इसको, हर आप में से सब इम्तिहान में आपका एग्जामिनर 90% चांस है एनेमिक होगा, उसमें कहना है कि हर हीमोग्लोबिन वाज चेक्ड ऑन सच एंड सच डेट, बट नो investigations were carried out to find out the type of anemia। और अगर हुई थी फिर तो बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर फिर आपको रोक के पूछ सकता है कि वो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो आपको आनी चाहिए कि विल कंफर्म बाय ब्लड फिल्म, बाय फेरेटिन लेवल, या जो भी आयरन, सीरम आयरन लेवल, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो भी हैं उसके टेस्ट आपको आने चाहिए। और फिर अगर 8.5 है, थोड़ा सा इस पे वक्त लगाइए कि अब 34-35 वीक्स पे प्रेगनेंसी है और 38.5 उसकी अगर हीमोग्लोबिन है, आप सोच के जाइए, जब बैठ के ना हिस्ट्री लिख रहे हैं आप कागज पे, फिर आप सोचिए आपने इसका क्या करना है, इस अनीमिया को कैसे, क्योंकि अनीमिया हर एक पेशेंट है, आप मैनेजमेंट उसकी प्लान करके जाइए। मैंने इसको ब्लड देना है, मैंने इसको आयरन ओरल देना है, आयरन पैरेंटल देना है, कैसे देना है वो होना चाहिए, लेकिन पहले टाइप कंफर्म करने के बाद। अब हम आ गए कि जी उसका प्लेसेंटा प्रीविया। आप ने बिल्कुल सही बोला कि जी उसका 20 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड हुआ था, नॉर्मली स्कैन, बट ही वाज नॉट टोल्ड कि तुम्हारा प्लेसेंटा नीचे है कि नहीं, इसलिए वो अब तक 35 वीक्स तक पहुंच गई, तो अब डायग्नोज हुआ। लेकिन आपने, चूंकि ये केस प्लेसेंटा प्रीविया का है, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने सब ने कहना है एट 20 वीक्स in addition to anomaly scan, I'll request sonologist to let me know where the placenta is located, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कॉन्शियस हैं कि 20 वीक पे सिर्फ बेबी का अनोमली स्कैन नहीं होना, तो हमने पेशेंट का प्लेसेंटा भी लोकेट करना है। अब लेट्स से कि इस पेशेंट का, चूंकि ये रिलेटेड टू प्लेसेंटा प्रीविया, उसको कभी कंप्लेंट नहीं हुई, तो
एग्जामिनर कहता है उसको तो प्लेसेंटा नीचे है, प्रीविया है, बट शी हैड नो ब्लीडिंग और नो कंप्लेंट, तो आप फिर कहिए कि अब हम प्लेसेंटा प्रीविया पे आ रहे हैं, तो आप कहिए कि जी फिर मैं 20 वीक्स के बाद 30 उसका रिपीट करूंगी, और प्रेफरेबली अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है तो ये अल्फाज बोलिए, लिख लीजिए, ये अल्फाज बोलिए कि प्रेफरेबली टीवीएस, चूंकि एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं, जिसमें ब्लीडिंग हो उसमें टीवीएस हम मोहतात हो जाते हैं, नहीं करवाते, लेकिन इसकी कोई ब्लीडिंग नहीं, तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए, चूंकि आपने फाइनली जो बोला, मैं आई एम टेकिंग यू बैक टू इम्प्रूव योर हिस्ट्री, के इसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हुआ था और उस पे प्लेसेंटा वाज लो लाइंग एट 20 वीक्स, आप कहिए फिर मैं उसको रिपीट करवाऊंगी एट लीस्ट 28 वीक्स एंड देन 32 वीक्स, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि वो स्टेज है जब पक्का हो जाएगा कि वाकई प्लेसेंटा प्रीविया है इसको कि नहीं। फिर हम, चूंकि ये केस है प्लेसेंटा प्रीविया का, फिर हम कहेंगे कि इफ इट इज अ केस confirmed by abdominal ultrasound and also the sensitivity of TVS is better without bleeding की बात होती है, तो कंफर्म कर लिया हमने प्लेसेंटा प्रीविया, फिर आप बात को आगे बढ़ाइए, देन आई लाइक टू फाइंड आउट कि वो प्लेसेंटा प्रीविया माइनर है या मेजर है, उसकी वेरियस, मेरे जमाने में तो इनको टाइप प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 1, 2, 3, 4 कैटेगराइज करते थे, लेकिन अब करते हैं माइनर मेजर, बेसिकली यही दो। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है और वो कवर नहीं करता इंटरनल लॉस को तो वो माइनर है, अगर कवर करता है तो मेजर है, या मार्जिनल भी कह देते हैं अगर प्लेसेंटा इंटरनल लॉस तक पहुंचे, तो वो आई लाइक टू फाइंड आउट वेदर इट इज मेजर और माइनर। तो ये करने के बाद अब हम इस पेशेंट पे आते हैं कि ये पेशेंट है, आज के डिस्कशन में हम पहले फोकस करके इसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं, फिर मैं टाइम बचा तो एनीमिया की बात करूंगा कि इसका एनीमिया कैसे करेक्ट करेंगे, वो नहीं मैं बात करता, वो कुछ हाईलाइट नहीं करता। अच्छा, क्या आप लोग तैयार हो के आए होंगे प्लेसेंटा प्रीविया के लिए? तो here is a patient who is at 34-35 weeks पे और उसका प्लेसेंटा प्रीविया है and she had no bleeding. She had no bleeding. और उसकी मैनेजमेंट, अब ये मुझे नहीं पता कि वो पेशेंट जो खुजदार से आया है तो खुजदार कितनी दूर है, लेकिन आपका कहना ये होना चाहिए कि ये पेशेंट का अगर प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हो जाता है तो मैं थोड़ा सा मैं MRI का यहीं पे डाल दूं। MRI यूजफुल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जनरली अल्ट्रासाउंड इज फेयरली गुड इन उसकी सेंसिटिविटी, पर्टिकुलरली व्हेन वी डू इट TVS बहुत ही हाई है फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस। अगर आपसे पूछा जाए MRI करवाओगी इसमें, तो आप कह सकते हैं कि यस दैट इज यूजफुल इन्वेस्टिगेशन, बट इफ सोनोलॉजिस्ट इज क्वाइट श्योर फिर MRI की जरूरत नहीं, फिर MRI की जरूरत नहीं। यहाँ ये बात कह के अब आ गया कि ये पेशेंट है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कंफर्म्ड है, 34-35 वीक्स पे है, आप क्या करोगे? पहली बात, इसमें कभी ब्लीडिंग नहीं हुई, she can stay at home provided, ये बोलिए, provided she can reach the hospital within half an hour and or if she lives far away then I like to admit, जिस तरह खुशदार कोई कराची से बाहर की जगह होगी वो तो घंटों में भी ना पहुंच सके, तो इसलिए ये कोई ब्लीडिंग नहीं है। अगर कोई ब्लीडिंग नहीं, आई लाइक टू फाइंड आउट वेदर शी कैन रीच द हॉस्पिटल विद इन हाफ एन आवर एंड शी हैज गॉट ट्रांसपोर्ट फॉर रीचिंग द हॉस्पिटल। ये दो अल्फाज बोली, डिस्टेंस
एंड ट्रांसपोर्ट। अगर वो है तो वो फिर मैं उसको घर रहने दूंगी। और अगर उसके पास डिस्टेंस दूर है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, शी कांट बी इन द हॉस्पिटल विद इन हाफ एन आवर, तो फिर मैं उसको एडमिट कर दूंगी। इस तरह से। अब दूसरी कैटेगरी है वो पेशेंट जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है और फिर ठीक हो जाती है। वेरी लाइकली कि आप ऐसा पेशेंट भी मिलेगा आपको। तो अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है और फिर मैं कंफर्म करके कि वो प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसको भी घर रहने विद प्रिकॉशंस, वो बेड रेस्ट करे, होमवर्क ना करे, एक्सर्शन ना करे, क्वाइटस ना करे, और यही कंडीशन के विद इन हाफ एन आवर पहुंच जाए, उसका ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करके मैं अपने अस्पताल में रख लूंगी। फिर तीसरी कैटेगरी वो है जो इमरजेंसी में आई, तो उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको मैं एडमिट कर लूंगी। एडमिट करके उसको ऑब्जर्व करूंगी द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक ब्लीडिंग मॉडरेट है, एक सीवियर है। पहले मॉडरेट ब्लीडिंग को हम मैनेज करेंगे कि अगर वो मॉडरेट ब्लीड कर रही है, आई विल एडमिट हर एंड कीप हर इन द हॉस्पिटल एंड असेस कि उसकी ब्लीडिंग 24 आवर्स में कितनी हुई है। कैसे असेस करोगी? आप कहिए कि मैं उसको सैनिटरी पैड, स्टेराइल सैनिटरी पैड दूंगी, जो जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगी उसके ऊपर ब्लड कितना है। इफ नीड भी उससे भी बेहतर असेसमेंट हो सकती है बाई कीपिंग द पैड्स टुगेदर एंड देन वेइंग देम। वो फिर ब्लड लॉस 24 आवर्स में कितना हुआ है वो हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो यानी मैं 24 घंटे में उसका ब्लड लॉस इवेल्युएट करूँगी। अगर वो मिनिमल है तो ऑब्जर्व करने के लिए अंदर रख लूंगी, अगर वो ज्यादा है फिर सम इंटरवेंशन में भी रिक्वायर्ड। ये तो वो हो गया जो मॉडरेट ब्लीडिंग के साथ आई। अब दाखिल किया है तो दो अल्फाज जरूर बोलिए, ड्यूरिंग एडमिशन आई विल मॉनिटर मदर एंड मॉनिटर फीटस। मदर को कि उसकी जनरल कंडीशन, ब्लड प्रेशर, पल्स और हीमोग्लोबिन वगैरह वगैरह, तो वो मॉनिटर करेंगे। और फीटस की इसमें चूंकि ब्लीडिंग हो रही है उसकी एक चार्ट बनवाएंगे माँ का, कहेंगे बनाओ डेली, उसका फीटल हार्ट सुनेंगे, सीटीजी करेंगे। सीटीजी इज वैलिड फॉर 24 आवर्स इफ शी इज इन द हॉस्पिटल, ये करेंगे। और इफ नीड बी फर्दर तो वो फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल आ जाता है जो तो 3 दिन के लिए वैलिड होता है, हफ्ते में 2 दफा वो करवा लेंगे। सो मदर मॉनिटरिंग इज पल्स, बीपी, assessment of total loss of blood and if need be hemoglobin. Or fetal monitoring is mother को कहेंगे कि किक चार्ट बनाओ और फिर डेली बेबी का फीटल हार्ट सुनेंगे, सीटीजी करेंगे, इफ नीड भी बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे। ये फीटल मॉनिटरिंग होगी। तो उसके हिसाब से हम will try to continue the pregnancy as far as possible. अब तीसरा आ गया वो जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हैवी ब्लीडिंग, जब पेशेंट हु इज ब्लीडिंग हैवीली, उसको जाहिर है कि फिर हम इमरजेंसी मेजर से हैवी ब्लीडिंग की जो मैनेजमेंट है उसको एडमिट करके ड्रिप लगाएंगे और ब्लड अरेंज करेंगे। और इन प्लेसेंटा प्रीविया यू मे नीड मोर देन 2 bottles, 3-4 बोतलें अरेंज कर लेंगे। और फिर उसको अर्जेंटली अगर ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्टीरॉयड हम देंगे, और लेकिन स्टीरॉयड का असर तो होता है 24 घंटे में। अगर 24 घंटे आप पोस्टपोन कर सके तो फिर बेहतर है, वरना उसका उससे पहले इंटरवेंशन करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे और डिलीवरी करेंगे। तो इस तरह से आपने उसको 3 कैटेगरीज में ब्लीडिंग को रखना है। आई कम बैक टू इट। एक वो पेशेंट जो ब्लीड नहीं किया, कभी नहीं किया, जैसे अब आज हमारा पेशेंट है,
उसको कैसे मैनेज करोगे? उसको प्लेसेंटा प्रीविया है और हम देखेंगे कि घर भेजने के लिए कि वो विद इन हाफ एन आवर अस्पताल पहुंच सकती है तो घर भेज दूंगी और वार्न करूंगी कभी ब्लीडिंग होगी तो फौरन चले आना। अगर वो विद इन हाफ एन आवर नहीं आ सकती तो फिर मैं उसको दाखिल करके अस्पताल में ही रखूंगी। और दूसरा पेशेंट है थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग के साथ आई है, उसके लिए भी यही कैटेगरी है, लेकिन साथ एहतियात बता दीजिए उसको, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और वही वार्न कीजिए कि विद इन हाफ एन आवर सकते तो फौरन पहुंचे वरना हम दाखिल करेंगे। तीसरी मॉडरेट ब्लीडिंग के लिए एडमिट, ऑब्जर्व द ब्लीडिंग और ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन मैटरनल मॉनिटरिंग एंड फीटल मॉनिटरिंग। ये दो अल्फाज जरूर बोलें, मैटरनल मॉनिटरिंग करूंगी इस तरह, फीटल मॉनिटरिंग करूंगी इस तरह। और फिर डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग I like to continue pregnancy and reach at least 35 to 36 weeks before I deliver her, जो भी मेथड ऑफ डिलीवरी होगा उससे। और अगर वो ज़्यादा ब्लीड कर रही है तो फिर मे बी यू विल नॉट हैव टाइम फॉर स्टीरॉइड, लेकिन उसका टोकोलिटिक ड्रग्स जो है दे आर नॉट यूज फॉर प्रोलॉन्ग्ड पोस्टपोनमेंट, लेकिन वो मॉडरेट ब्लीडिंग में दे कैन बी यूज फॉर 24 आवर्स। और जो एक्यूट ब्लीडिंग है उसमें तो फिर डिले नहीं कर सकते। तो जहाँ मॉडरेट ब्लीडिंग है तो वहाँ पे हम स्टीरॉइड का इफेक्ट देखने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं बाय टोकोलिटिक एजेंट्स। तो ये, और एक्यूट ब्लीडिंग में मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस और उसके बाद अर्जेंट डिलीवरी बाय पॉसिबिलिटी ऑफ सिजेरियन सेक्शन, यहाँ तक आए। अब आ गए हम कि जी वापस चलते हैं। डायग्नोसिस हो गया कि इसको प्लेसेंटा प्रीविया है और वो एक्रीटा है। एक्रीटा की वो 3-4 किस्में, इनक्रीटा, परक्रीटा, वो आपको पता होनी चाहिए। और वो ये डायग्नोसिस हो गया कि इस पेशेंट को प्लेसेंटा एक्रीटा है। प्लेसेंटा एक्रीटा का पहले तो आपने पेशेंट को ये कहना है कि ये पेशेंट आवल नीचे है और वो बच्चेदानी के साथ इस तरह जुड़ी हुई है कि आवल को निकालना हो सकता मुश्किल हो जाए। तो उसकी काउंसलिंग अबाउट द डायग्नोसिस एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, और पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट में आपने काउंसल करना है पेशेंट को कि हो सकता है हमें यूट्रस को निकालना पड़े, देयर इज ए बिग रिस्क। सो वो हाई रिस्क उसकी कंसेंट लेनी है और उसमें लिखना है कि यूट्रस पेशेंट जो है उसकी ये ग्रेविडा 5 पैरा 4 तो है। अभी हमने सुना ही नहीं कि उसके जो पहले 4 बच्चे हैं वो सारे के सारे जिंदा भी हैं कि नहीं। पाकिस्तान में हाई नियोनेटल डेथ रेट, उनमें से जैसे एक इसका बच्चा एनॉमली से पॉसिबली एनॉमली से फौत हुआ, कहा नहीं आपने तो उसका कहा लार्ज हेड था पॉसिबली। तो लेकिन ग्रेविडा 5 होना जरूरी नहीं है कि उसकी फैमिली कंप्लीट है। तो वी हैव टू टेक जिसको हाई रिस्क कंसेंट, जो ही प्लेसेंटा प्रीविया के साथ एक्रीटा डायग्नोज हो, हाई रिस्क कंसेंट उसकी लाजम है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमें उसको वार्न ये करना है कि अगर हमारा अस्पताल छोटा है तो आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाइए। ये अल्फाज इम्तिहान में आपने इस्तेमाल करने, टर्शरी केयर हॉस्पिटल। टर्शरी केयर हॉस्पिटल मीन्स जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज पॉसिबल। वहाँ सर्जन भी होगा, यूरोलॉजिस्ट भी होगा, सीनियर एनेस्थेटिस्ट भी होगा, ये सारी बातें अवेलेबल होंगी। सो टर्शरी केयर में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑब्वियसली। इन केस ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा को टू अरेंज more than 6 to 8 bags of blood, ताकि उनमें ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है तो इतना रेडिली अवेलेबल ब्लड होना चाहिए, तो वो टर्शरी केयर में होना। सो नंबर 1 उसको डायग्नोसिस, नंबर 2 कि उसकी डिलीवरी जो है टर्शरी केयर में होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट वर्किंग इन ए टर्शरी केयर यू विल रेफर द पेशेंट, और टर्शरी केयर में सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन भी होगा जो करेगा। तो इन अदर वर्ड्स आपको मरीज को बताना है कि आपका ऑपरेशन ज़रा मुश्किल टाइप होगा,
ये सीनियर डॉक्टर करे, और हो सकता है उसको सर्जन की और यूरोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत भी पड़े, तो आप बड़े अस्पताल में जाइए जहाँ पे ये डिलीवरी होगी। तो ये काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पेशेंट विद प्लेसेंटा एक्रीटा। फिर उसके बाद वही होगी कि ये एक्रीटा मीन्स ऑल्सो प्रीविया, तो वही कि कोई ब्लीडिंग नहीं है जैसे इसमें नहीं थी, और अगर ये ब्लीड करती थोड़ा थोड़ा तो फिर हम वही करते जो प्लेसेंटा प्रीविया में होता है। अब वी कम टू द कि इस पेशेंट को जो 35 वीक्स पे है, इसको डिलीवर कब और कैसे करना है। ऑब्वियसली इन पेशेंट विद प्लेसेंटा एक्रीटा जहाँ डायग्नोसिस हो गया, तो वो उसको हमने डिलीवर करना है बाय सिजेरियन सेक्शन, और सिजेरियन सेक्शन के साथ पॉसिबली ऑब्स्टेट्रिकल हिस्टेरेक्टमी भी होगी उसकी, और ये सारे के लिए उसकी तैयारी। अब 35 वीक्स पे है, इसकी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम इसको 37 कंप्लीटेड वीक्स 38 तक ले जाएं, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है। So in a placenta of previa acreta, there is a possibility you can take the patient to 38th week, provided there is no bleeding. जिसमें ब्लीडिंग हुई है तो उन्होंने वार्न कर दिया आपको, उसको तो 35 वीक्स पे ही डिलीवर कर लो तो अच्छी बात है। क्योंकि ये इतना अर्ली इसलिए कि ये वो पेशेंट है जब उसको ब्लीडिंग होगी तो उस वक्त मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। वो रात हो तो सीनियर पीपल आने को तैयार नहीं होते, तो इसलिए आप कहिए कि इन दिस केस एट 35 वीक्स ऑल्दो देयर इज नो ब्लीडिंग, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इफ दिस हिस्ट्री वाज हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग और अब ब्लीडिंग होगी, तो फिर हम उसको 35 कंप्लीट हो गए, एट एनी टाइम वी कैन डू सिजेरियन सेक्शन। उस सिजेरियन सेक्शन करने से पहले स्टेरॉइड देना 24 आवर्स के लिए, बाद में सेक्शन करना, वो आपको पता है फॉर द सेक ऑफ बेबी। तो लेकिन उसके साथ हाई रिस्क कंसेंट के साथ फिर अब डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन करने के लिए इस पेशेंट में फिर आपसे पूछा जाएगा इसको आप एब्डोमिनल इंसिजन क्या देंगे, फिर यूट्रस में कहाँ इंसिजन देंगे, और फिर प्लेसेंटा कैसे डिलीवर करें। ये 3 सवालों के लिए आप तैयार हो जाइए। इन 3 सवालों के लिए आप तैयार हो जाइए। आप एब्डोमिनल इंसिजन कैसे देंगे? एब्डोमिनल इंसिजन इसमें फिर भी वही ट्रांसफर्स दी जा सकती है और फेनोस्टील दिया जा सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंसिजन इन द यूट्रस, पहले तो आप बोलिए प्रीवियस सेक्शन में पॉसिबल एडिशंस भी हो सकती हैं, मैं उनको विजुअलाइज करूंगी। और फिर इंसिजन इन द यूट्रस, वो इस पेशेंट में जहाँ पे इसमें तो पॉसिबली हिस्टेरेक्टमी ही होगी, या क्योंकि ग्रेविडा 5 पैरा 4 है। लेकिन आप ये कहिए कि आई लाइक टू मेक ये आप कहाँ इंसिजन बनाएंगे यूट्रस में? आप कहिए आई लाइक टू मेक इंसिजन above the margin of the placenta, not through the placenta, above the margin of the placenta। वो अगर ट्रांसवर्स इंसिजन में दे सको तो अच्छी है, वरना वर्टिकल इंसिजन जिसको क्लासिकल कहते हैं वो भी मैं देने को तैयार हूँ इसमें। फिर जब दे दिया तो फिर बेबी को ये कहिए कि ही बेबी डिलीवर होगा, उसके कॉर्ड क्लैम्प करूंगी, क्योंकि ये ना हो कि वो प्लेसेंटा एक्रीटा की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाए और कॉर्ड में से ब्लड बेबी का भी लॉस हो जाए। सो अर्ली लाइगेशन ऑफ द कॉर्ड वो मैं करूंगी, फिर बेबी डिलीवर हो गया। अगर तो प्लेसेंटा आसानी से सेपरेट होता है तो प्लेसेंटा को डिलीवर करके, जिसकी पॉसिबिलिटी हमेशा होती, कर लूंगी। अगर नहीं होता फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस, जो पेशेंट इंसिस्ट किया है कि मेरी तो बच्चेदानी तो बचा लेना, मेरे तो बच्चा ही कोई नहीं, तो आप निकाल देंगे तो मेरा क्या बनेगा, ये हो वहां पे यू कैन लीव द प्लेसेंटा, suture the uterus and follow her up. I'll come to that, follow her up. दूसरा, अगर वो आपको चॉइस देती है तो उसकी फिर हम
प्लेसेंटा वहीं पे प्लेसेंटा सेपरेट करनी, अगर खुद ही आता है बाहर तो और बात है, नहीं तो हम उसकी हिस्टेक्टमी कर देंगे विद प्लेसेंटा इन प्लेस। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन प्लेसेंटा इज सेपरेटेड, निकाल लिया, दूसरा नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उसके साथ ही उसकी हिस्टेक्टमी हो जाएगी, टेकिंग केयर फॉर सराउंडिंग ऑर्गन्स, ब्लैडर, यूरेटर वगैरह वगैरह। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि यूरेटर कैथेटर डाल दिया जाए ताकि इंजरी से बच जाए। आई डोंट नो वेदर आप वो फैसिलिटी आपके अस्पताल में होगी, लेकिन पूछा जाए तो कहा जा सकता है एज ए प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर वी कैन डू दैट, कि वो कर ले। लेकिन फिर आ गया जी, आपने हिस्टेक्टमी कर दी तो और बात है, अगर ये प्लेसेंटा अंदर छोड़ दिया तो फिर हम यूट्रस को बंद कर देंगे, और पॉसिबिलिटी कि ये अगर ब्लीड नहीं कर रही तो हम उसको फॉलो अप करेंगे, मिथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, मिथोट्रेक्सेट पूछा जाए तो वो नहीं देंगे, उसकी आरसीओजी की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई यूजफुलनेस नहीं है। और अगर वो ब्लीड करती है तो फिर वो यूट्राइन टैम्पोनाट के बलून डाल के उसको इन्फ्लेट कर दें, बकरी बलून, या पैक कर दें, वो दो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि उसकी हिस्टेक्टमी हो जाए, तो दैट विल बी बेटर फॉर हर। आई क्विकली रिवाइज दिस, फिर मैं आपसे 2-4 सवाल ले लूँगा। वो नंबर 1 के 35 वीक्स पे नो ब्लीडिंग, will like to continue the pregnancy till 38 weeks, and वो अगर कोई ब्लीडिंग नहीं होगी 38 वीक्स पे इसका सेक्शन करेंगे। अगर उसकी ब्लीडिंग हिस्ट्री है तो उसको हम कैथेटराइज करेंगे कि वो माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है। अगर माइनर है शी कैन स्टे एट होम, मॉडरेट है तो फिर उसको वैल्यूएट करेंगे दाखिल करके, और मॉनिटर करेंगे मदर और बेबी को, और तीसरा अगर सीवियर है तो फॉरन एक्शन लेंगे। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, और वो टर्शरी केयर अस्पताल में होगी। और तीसरा फिर आप ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो वो बट जो यूट्रस का वर्टिकल इंसिजन जरूरी नहीं है, लेकिन एब्डोमेन का, यूट्रस का आप ट्रांसफर भी दे सकते हैं, वर्टिकल भी दे सकते हैं, प्रेफरेबली अवॉइडिंग गोइंग थ्रू द प्लेसेंटा। फिर आ गया प्लेसेंटा, बेबी के कॉर्ड क्लैंप अर्ली, और प्लेसेंटा को अगर इजीली सेपरेट होता निकाल देंगे, अगर नहीं होता तो वी कैन लीव इट इन एंड वॉच द पेशेंट फॉर एनी ब्लीडिंग, एंड वो ग्रेजुअली नेक्रोसिस प्लेसेंटा को हो जाता है, आ जाता है। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड पेशेंट नीड्स क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड फॉर एनी इन्फेक्शन और एनी हैवी ब्लीडिंग। अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं, वो ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम उसकी हिस्टेक्टमी करेंगे। हिस्टेक्टमी में वी टेक केयर ब्लैडर यूरेटर की इंजरी ना हो, और हेल्प ऑफ द सर्जन और यूरोलॉजिस्ट इफ नीड बी अवेलेबल। एक ही कंपोनेंट मैंने मिस किया है, वो है कि उसको एनेस्थीसिया कौन सा देंगे। इन ए केस ये दोनों, अगर तो इलेक्टिव जैसे इसकी ब्लीडिंग कोई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इसको रीजनल एनेस्थीसिया स्पाइनल भी दिया जा सकता है या एपिड्यूरल। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं ब्लीडिंग हो रही है तो जनरल एनेस्थीसिया इज प्रेफरेबल देन रीजनल एनेस्थीसिया। चलें, मैं बड़ा हरीडली मैंने गॉन थ्रू दिस, लेकिन अब आप स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन मांगेंगे तो मैं हाजिर हूँ। बोलिए डॉक्टर, अगर हम वो प्लेसेंटा को अंदर छोड़ें तो फॉलो अप किस चीज से करेंगे? एक बीटा एचसीजी और डॉपलर करवाएंगे? ये पहली बात तो उसकी हीमोग्लोबिन रिपीटेडली करवाएंगे जी। दूसरा उसको कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देंगे फॉर एनी इन्फेक्शन। तीसरी बात ये है कि उसका फॉलो अप बीटा एचसीजी से भी जरूरी नहीं है, हीमोग्लोबिन से जरूरी है। और डॉपलर आई डोंट नो कि डॉपलर की क्या यूजफुलनेस होगी, तो वो तो आखिर में जब डीजनरेशन हो जाए उस वक्त फिर आप अल्ट्रासाउंड या डॉपलर करवाएंगे टू फाइंड आउट कि कंप्लीट यूट्रस का वो प्लेसेंटा का नेक्रोसिस हो गया है, यूट्रस एम्प्टी हो गई है और प्लेसेंटा नेक्रोज होके बाहर गायब हो गया है, वो तो फाइनल होगा।
लेकिन it will take many weeks for that to happen. जी, anybody else? Hello. डॉक्टर भाई एचबी कितने कितने फ्रीक्वेंट पीरियड से हमने रिपीट करवानी है क्या? और एंटीबायोटिक का कितने दिन तक कोर्स देना है डॉक्टर? एचबी सीबीसी जो हम रिपीट करवाएंगे ना, उसका कितनी फ्रीक्वेंटली हमने करवाना है वो? क्या जी? सीबीसी फॉर द हीमोग्लोबिन। डिपेंड्स अपॉन कि आप ब्लीडिंग देख रहे हैं तो डेली करवाइए अगर ब्लीडिंग हो रही है, नहीं तो फिर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच लॉस यू एक्सपेक्ट के हो रहा है। जैसे हीमोग्लोबिन 1 ग्राम नीचे आ जाएगी तो आप इसको डेली करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन करवाना कौन सा ऐसा मुश्किल काम है, लेकिन वी हैव टू मॉनिटर लॉस बाय एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जी, सर इसमें नीड है क्लॉटिंग प्रोफाइल कराने की? क्लॉटिंग प्रोफाइल करवाने की आई डोंट नो कि उसके ब्लड लॉस के साथ उसका क्लॉटिंग प्रोफाइल यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो तो तब हम क्लॉटिंग प्रोफाइल की बात करते हैं जब आपका ख्याल हो कि ब्लीडिंग इस वजह से हो रही है कि उसको क्लॉटिंग प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया है। तो मेरे पास तो उसका जवाब है क्लॉटिंग प्रोफाइल जरूरी नहीं, लेकिन आप ये बात चेक कर लीजिए किताब में। सर अल्ट्रासाउंड अगर पेशेंट ब्लीड नहीं कर रही तो कंप्लीट परप्यूरम करके फिर करवाएं फॉर द नेक्रोसिस। हाँ तो बिल्कुल, वो आप उसका वीकली करवाते जाइए, वो आपको बताता जाएगा। होता नहीं है इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बाद कहते हैं RPOCs अंदर पड़े हुए तो अल्ट्रासाउंड वाले, तो उसी तरह आपको बताता जाएगा कि RPOCs रिटेन प्रोड्यूसिव कंसेप्शन वो प्लेसेंटा है, तो वो डीजनरेट होकर गायब हो गया है कि अभी भी। बिल्कुल अल्ट्रासाउंड करवाइए। जी सर अगर सर इस पेशेंट को अगर हम फॉलो अप में रख रहे हैं तो हम कीप एडमिटेड रखेंगे टिल इसका जब तक हो जाए रिजॉल्व, या घर भेज देंगे? इम्तिहान में तो बिल्कुल दाखिल हो, बिल्कुल इम्तिहान में इसको कहेंगे जब तक वो क्लियर नहीं होता मैं उसको घर नहीं जाने दूंगी। यू विल बी सेफर इन दैट, वरना वो घर गई उसको ब्लीडिंग हो गई फिर वो क्या होगा, फिर नहीं, वो खामखा मुश्किल में पड़े। चूंकि उसको दाखिल रखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप देखते हैं ना इनकम्प्लीट अबॉर्शन में भी तो ब्लीडिंग किसी वक्त हैवी हो जाती है, इसमें भी हो सकती है। अगर हैवी होगी फिर वो हैवी ब्लीडिंग का मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे, तो इसलिए दाखिल रखें। जी सर अल्ट्रासाउंड पे अगर सस्पिशियन ऑफ एक्रीटा आता है तो सर हम एग्जाम में मांगेंगे MRI फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एक्रीटा? जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना वो मतलब असिस्ट करती है इन मेकिंग इट वो इनक्रीटा परक्रीटा के उसकी, लेकिन कोई जरूरी लाजम नहीं है वो। अगर अल्ट्रासाउंड वाला कहता है ये प्लेसेंटा एक्रीटा है तो एक्रीटा है। कहिए कि जैसे CT तो बिल्कुल नहीं कर सकते, MRI इज यूजफुल इन कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ एक्रीटा। ये अल्फाज बोलिए। जी सर मुझे एक टिप लेनी थी सर। जैसे ये हिस्ट्री थी, पेशेंट में थे मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स थे, तो ये हिस्ट्री इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग हो रही थी और हमारे पास तो सिर्फ 8 मिनट होते हैं, तो सर इसको कैसे कंपाइल करके क्या क्या चीजें काटे? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैंने आपकी हिस्ट्री एक को टाइम किया था 7 मिनट में, आपने बोली थी ये सारी हिस्ट्री, तो वो 7 मिनट में हिस्ट्री बोली है, 2-3 मिनट में आप एग्जाम 10 मिनट में आपने बोली, आपके पास 15 मिनट होते हैं तो ये सारा कुछ बोलने के लिए पहले एग्जामिनर के पास, तो कोई वो नहीं है। ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। हम अक्सर हमें फोबिया सा हो जाता है, एडी लंबी हिस्ट्री, ये तो ग्रेविटा 9 पैरा 10 वगैरह इस तरह की है, हर एक की क्या हिस्ट्री लूंगी। लेकिन हिस्ट्री लेने का अंदाज आपको आना चाहिए, लेकिन उम्मीद ना कीजिए कुछ, चाहे भी फिर फंस जाने कि अच्छा आपने ये नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा। हम पूछेंगे सारा कुछ, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। डोंट उमिट और रश के ये छोड़ो यार, ये बात छोड़ो, ये
लेकिन पूछने का अंदाज आना चाहिए। जैसे ग्रेविडा 9 मैंने बोला, तो पिछली 8 प्रेगनेंसीज का आप पूछिए, 8 की 8 प्रेगनेंसीज में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई? वो कहेगी नंबर 2 में ब्लड प्रेशर हुआ, नंबर 1 में ये हुआ, नंबर 10 में ये हुआ, तो वह वो की उस तरह से बोली चीज। ग्रेविडा 9 and para 8, all pregnancies were normal, or one of the pregnancies was complicated by blood pressure, और जो भी है। फिर आप बोलिए all labors were normal, or all deliveries were normal. There was no complication of labor in all of them. फिर आप पुरपीरियम का बोलिए, all पुरपीरिया were normal, और किसी में बुखार हुआ ना हुआ जो भी है। फिर आप बेबी का बोलिए, all babies were average weight, living, not living, क्या है। इस तरह से ये 8-9 को इस तरह से कवर कर लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी पूछिए उसे। 8-9 के वो नहीं तो मेरा खावन दुबई से आया था, फिर वो चला गया, फिर उसको नौकरी ना मिली, फिर ये हो गया, फिर वो गया। इस तरह के पेशेंट जो है वो आपका टाइम बहुत ज़ाया करता है, लेकिन उनको ज़रा लाइक ए ड्राइवर वो सीधा सीधा रखिए, लेकिन पूछिए सबका ही इस तरह से। जी एनीबडी एल्स? कोई नहीं, अब हमारे पास 5 मिनट हैं, वैसे कुछ पूछना हो तो। सर अगर प्रीवियस 1 है और माइनर डिग्री प्रीविया है तो हम उसको वीबैक के लिए नहीं देख सकते किसी भी कंडीशन में? क्या नहीं दे सकते? सर वीबैक, हाँ जी। दो बातें करते हैं आप। प्रैक्टिकली इम्तिहान की बात नहीं करता, प्रैक्टिकली ना कीजिए उसको, वीबैक ना दीजिए। ये मेरा पहला जवाब है, क्योंकि आई वांट यू टू बी सेफ डॉक्टर्स एज वेल। लेकिन इम्तिहान में कहिए अगर प्लेसेंटा प्रीविया एंटीरियर है, माइनर है, तो प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन है, फिर मैं वीबैक दे सकता हूँ। लेकिन वीबैक का मेरे पास तो पूरा एक लेक्चर है, आई नीड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू गो अबाउट इट। वीबैक देने के लिए पहले तो उसकी असेसमेंट है, फिर वो पूरी असेसमेंट हम करेंगे कि जी उसका स्कार ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, और फिर प्रेगनेंसी में भी कोई कुछ नहीं हुआ, फिर अब सीपीडी भी नहीं है, फिर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर भी है, और यहाँ तक कि ये सारी बातें अल्फाज बोलने हैं आपने। और फिर अगर सारा कुछ ठीक है, हाँ, इम्तिहान में एक सिजेरियन सेक्शन आफ्टर रूलिंग आउट एनी कंट्राइंडिकेशन वी कैन गिव वीबैक। लेकिन मैं आपसे कहूँगा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, प्लेसेंटा प्रीविया सिजेरियन सेक्शन। मैंने डॉक्टर आपने ये बताया था एनीमिया पे बात करूंगा लास्ट पे, वो Have I made myself clear? मुझे मिसकोट ना कीजिए। फिर मैंने कहा है इम्तिहान में वीबैक दिया जा सकता है प्रोवाइडेड देयर नो कंट्राइंडिकेशन फॉर वीबैक। लेकिन वीबैक के लिए प्रीवियस सेक्शन की कॉम्प्लिकेशन, इस प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन, फिर असेसमेंट टू फॉर वजाइनल डिलीवरी और सीपीडी खास तौर पर, और फिर लाई बेबी ये वो, फिर वीबैक हो सकता है इम्तिहान में। हाँ जी सर एक्चुअली ये पूछना था कि अगर ये प्रीवियस, जैसे वो पूछ रही थी कि प्रीवियस 1 है, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, वीबैक का ट्राई है, लेकिन सर हम लोग जब भी प्लेसेंटा प्रीविया होता है माइनर में, हम लोग हमेशा उसी को ही, अगर प्रीवियस स्कार ना हो तो हम उसी को ही प्रेफर करते हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी जिसका प्लेसेंटा इंटीरियर हो, पोस्टीरियर में हम करते नहीं। तो सर फिर हम अगर ये वीबैक होगा, यानी मतलब प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन है, प्लेसेंटा इंटीरियर, तो फिर भी हमारा वही सर एक्रीटा वाली चीज आ जाती है। नहीं, एक्रीटा हर प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा तो नहीं ना होता, तो इसलिए आप कहिए कि अल्ट्रासाउंड वाले से कहूँगा, प्रीवियस सेक्शन है तो कहेंगे जी कि मैं अल्ट्रासाउंड वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि टू फाइंड आउट एक्रीटा तो नहीं है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स एक्रीटा क्या है, प्रीवियस स्कार इन द यूट्रस, सिजेरियन सेक्शन का, मायोमेक्टमी का, रिपीटेड डीएनसी का, फिर थोड़े से हैं कंजेनिटल एनोमली ऑफ द यूट्रस, स्मोकर्स में भी कहते हैं ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन बेसिकली ये सारी उसकी
जो कंडीशन दे के आप कहेंगे, मैं सोनोलॉजिस्ट से कहूंगी अगर प्रीवी है टू रूल आउट एक्रीटा। और कुछ? चलें, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. I have enjoyed myself talking to all. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत आसान बना दिया इस टॉपिक को, इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेट अवे एग्जाम में परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। बहुत मेहरबानी। अब आई सपोज आपकी क्लासेस के बाद भी है, तो बी रेडी फॉर दैट एंड देन सी यू नेक्स्ट सैटरडे अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।